नमस्कारम, करें स्वीकार संजय पाल शोरान का। आज गुरुवार है और स्कूल व्याख्याता के मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम को टॉपिक वाइज पढ़ने की यह पहली क्लास है। वैसे सरल मनोविज्ञान की यह 8वीं क्लास है। शुरुआत करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो है शैक्षिक मनोविज्ञान, अवधारणा, क्षेत्र एवं कार्य। आपके पाठ्यक्रम का ये पहला पॉइंट है। 2022 में अक्टूबर महीने में जो परीक्षाएं हुई, लगभग 20 सवाल उन परीक्षाओं में इस पूरे पाठ्यक्रम से पूछे गए और ये यूनिट 1 हम इसको मान रहे हैं। इस यूनिट 1 से सबसे अधिक सवाल पूछे गए, सबसे बड़ी यूनिट है। और आज हम शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और उसके कार्य इसको देखेंगे। इंग्लिश में भी हम देख लेते हैं पाठ्यक्रम को। ये है कॉन्सेप्ट, अवधारणा, स्कोप, क्षेत्र, फंक्शंस अर्थात कार्य किसके? एजुकेशनल साइकोलॉजी के, शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा, क्षेत्र और कार्य। आज ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये सरल मनोविज्ञान की 8वीं क्लास है। इससे पहले 7 क्लास अपलोड हैं, प्लेलिस्ट में आपके पास उपलब्ध हैं। यूनिट 1 है, टॉपिक नंबर 1 है। हम टॉपिक यूनिट चलती रहेगी, फिर टॉपिक नंबर 1, फिर 2, इस प्रकार से जितने भी यूनिट 1 से सवाल बनेंगे वो टॉपिक वाइज हम उनको डिवाइड करेंगे। ये पाठ्यक्रम हो गया। अब पढ़ने की एक वैज्ञानिक पद्धति भी हो सकती है। सबसे पहले आप पाठ्यक्रम को पढ़िए जो हमने पढ़ा है, फिर प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमने सरल मनोविज्ञान के 6-7 वीडियो में देखे हैं यूनिट 1 से संबंधित, उसके बाद आप क्लास अटेंड करते हैं, ये जो आज कर रहे हैं। फिर क्लास करने के बाद आपका मूल्यांकन होना चाहिए कि आपने पाठ्यक्रम को पढ़ा, PYQ को पढ़ा, क्लास अटेंड की, तो आपका मूल्यांकन कितना है। अर्थात जो कक्षा आपने देखी, जहां से भी आपने पढ़ा हो, वहां से आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करें। जब मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें कुछ प्लस और माइनस, अर्थात कुछ अवधारणाएं, कुछ तथ्य आपको याद हो गए हैं और कुछ अवधारणाएं और तथ्य याद नहीं है, अर्थात तैयारी में वो आपकी कमी है। उसको, कमियों को आपको सुधारना है और सुधार किससे होगी? तैयारी से होगी। और उसके पश्चात ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये बेसिकली परीक्षा में यहां पर आप सफलता भी लिख सकते हैं यदि आप सही तरीके से, सही रणनीति से, सही कौशल के साथ अपनी तैयारी का संचालन इस प्रकार से करते हैं। नहीं तो यहां पर असफलता भी आपको देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की। देखिए, शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा अर्थात कॉन्सेप्ट, यहां हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है, शैक्षिक मनोविज्ञान जो है, उसकी अवधारणा क्या है। अब अवधारणाओं को समझने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान में कहां है, अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है। शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ क्या है? जब हम शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे आगे, तो हम शिक्षा का और मनोविज्ञान का अर्थ समझेंगे और शिक्षा और मनोविज्ञान का अर्थ समझने के माध्यम से कुछ कुछ हमें शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ समझ में आएगा। फिर विद्वान मनोवैज्ञानिकों ने जो परिभाषा दी शैक्षिक मनोविज्ञान की, उसको भी देखेंगे। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा कि परिभाषाओं के माध्यम से भी शैक्षिक मनोविज्ञान को समझा जाता है। तो हम सबसे पहले एक परिभाषा लेते हैं, स्किनर की परिभाषा। ये मनोविज्ञान की वह शाखा, यहां आपका दिमाग होना चाहिए। इसका मतलब है मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा का नाम एजुकेशनल साइकोलॉजी अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान है। इसका मतलब शाखा की बात कर रहा है। स्किनर कह रहा है कि मनोविज्ञान की वह शाखा, अर्थात स्किनर के ये दिमाग में है कि मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, उसमें से एक शाखा जो है वो शैक्षिक मनोविज्ञान है, जिसका संबंध, किसका संबंध? इस शाखा का। इस शाखा का क्या मतलब है? शैक्षिक मनोविज्ञान का, जिसका संबंध शिक्षण अर्थात अध्यापन अर्थात टीचिंग करवाना तथा अधिगम सीखना अर्थात लर्निंग से है। स्किनर ने यह परिभाषा दी कि शैक्षिक मनोविज्ञान वह मनोविज्ञान है जो मनोविज्ञान की एक शाखा है, अर्थात मनोविज्ञान की एक ब्रांच है,
जिसका संबंध टीचिंग अर्थात शिक्षण करवाना, पढ़ाना और लर्निंग अधिगम करना, सीखने से है। यह स्किनर की एक मानक परिभाषा है जो हमें यह बताती है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना और सिखाना दोनों शामिल होंगे। अब आते हैं शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ लेते हैं हम कि इसका मीनिंग क्या है। तो शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। अब इसमें भी 3 शब्द हैं, एक तो है शिक्षा, एक है संबंधित और एक है मनोविज्ञान। तो शिक्षा का जो संबंध है वो मानव व्यवहार का परिष्करण या परिमार्जन से है कि हम, शिक्षा का मूल उद्देश्य यही है कि मानव के व्यवहार को परिष्कृत किया जाए, इनरिच किया जाए, उसके मानव के व्यवहार को बेहतर बनाया जाए, मानव के व्यवहार को परिमार्जित किया जाए। यह है शिक्षा का अर्थ। तो हम जब शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसमें शिक्षा का संबंध मानव व्यवहार के परिष्करण और परिमार्जन से है, अर्थात यह इसका अर्थ भी शैक्षिक मनोविज्ञान से संबंधित होगा। और मनोविज्ञान का संबंध है व्यवहार का अध्ययन, स्टडी ऑफ बिहेवियर। मनोविज्ञान मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा का संबंध क्या है? मानव व्यवहार का परिष्करण करना, अर्थात पहले आप अध्ययन कीजिए मानव के व्यवहार का, मनोविज्ञान ये बताता है, और शिक्षा ये बताती है कि अध्ययन करने के बाद जिन पक्षों पर आपको यह लगता है कि उस व्यवहार का परिष्करण, परिमार्जन, बेहतरीन उसको बनाया जाना चाहिए, तो वो भी बनाया जाना चाहिए। अब देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी, शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। अब यहां एक नया शब्द और आ गया है, शैक्षणिक परिस्थितियों में, अर्थात जो एजुकेशनल इन्वायरमेंट है, वातावरण, और शैक्षिक परिस्थितियों का मतलब है एजुकेशनल सिचुएशंस, उसमें मानव व्यवहार का अध्ययन है शैक्षिक मनोविज्ञान। अब आपके दिमाग में ये क्लिक होना चाहिए कि शैक्षणिक परिस्थितियां सर्वाधिक कहां पर मिलेगी? तो शैक्षणिक परिस्थितियां सर्वाधिक मिलेगी शिक्षण संस्थानों में। अब मैंने यहां स्कूल नहीं कहा क्योंकि महाविद्यालय में भी तो शैक्षणिक परिस्थितियां होती हैं। स्कूल प्राथमिक स्कूल है, या अब तो आंगनबाड़ी भी आ रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो आंगनबाड़ी हो, पूर्व प्राथमिक शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा हो, उच्च प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, उच्च माध्यमिक शिक्षा हो, महाविद्यालय की शिक्षा हो, विश्वविद्यालय की शिक्षा हो, ये सभी क्या है? शिक्षण संस्थान है। और मैंने एक शब्द का उपयोग किया है कि सर्वाधिक शैक्षणिक परिस्थितियां शिक्षण संस्थानों में मिलती हैं। लेकिन ये समझने वाली बात है कि शैक्षणिक परिस्थितियां घर में भी मिल सकती हैं, लेकिन वहां अनौपचारिक शैक्षणिक परिस्थितियां होती हैं। शैक्षणिक परिस्थितियां आपको कुछ हद तक, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि वो आपको समाज में भी मिल सकती है जहां आप कुछ सीख सकते हैं, लेकिन यहां मूल रूप से बात हो रही है शैक्षणिक परिस्थितियों की। तो यहां प्रमुख रूप से बात हो रही है शिक्षण संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। उनमें शैक्षणिक परिस्थितियों में मानव व्यवहार का अध्ययन, कि एक बालक, एक किशोर शैक्षणिक संस्थानों में अर्थात विद्यालय में किस प्रकार से व्यवहार करता है, इसका अध्ययन शैक्षणिक मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान करता है। अब शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है? यहां हम अभी पढ़ रहे हैं शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा को। कुछ जगह आप देखोगे कि जहां शिक्षा मनोविज्ञान भी लिखा होगा, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में एजुकेशनल है, शैक्षिक है। तो हम शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति और नेचर को समझ रहे हैं। और क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमें शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा को समझना है। अवधारणा को समझने का एक तरीका शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति को भी समझना है। जब आप शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति को समझेंगे तो कुछ शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा भी समझ में आने लगेगी। अभी हमने शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ को समझा, तो शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ को समझने के बाद कुछ हमें शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा भी समझ में आई, और आगे हम शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाओं के माध्यम से भी शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा को समझेंगे।
अब प्रकृति क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक, और जो भी वैज्ञानिक है, साइंटिफिक है, उसमें कुछ नियम होंगे और कुछ सिद्धांतों का प्रयोग होगा। और ध्यान रखिए, सिद्धांत और नियम जो होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। मैं सुजानगढ़ में वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू है। आप कहीं पर भी वीडियो देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप बाड़मेर में हैं, भरतपुर में हैं, डूंगरपुर में हैं या फिर गंगानगर में, वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। इसका मतलब है शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति में एक प्रकृति है शैक्षिक मनोविज्ञान की कि वह वैज्ञानिक होता है, और जो वैज्ञानिक होता है उसमें कुछ नियम होते हैं और सिद्धांत होते हैं, और जो नियम और सिद्धांत वैज्ञानिक प्रकृति के होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं, अर्थात सभी भूमि पर समझने के लिए सभी जगह वो नियम लागू होते हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान की अगली जो प्रकृति है, नेचर है, कि सिद्धांतों का पुष्टिकरण संभव है। हमने कह दिया गुरुत्वाकर्षण का नियम है तो हम इसको पुष्ट करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि सच में गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति में नियम और सिद्धांत प्रमुख रूप से हैं, और जो नियम और सिद्धांत शैक्षिक मनोविज्ञान में हैं उनका पुष्टिकरण संभव है। फिर यह सकारात्मक विज्ञान है, जो कुछ सकारात्मक है उसको और बेहतर किया जाए, जो सकारात्मक है उसको बढ़ाया जाए, ये शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति है। फिर अधिगमकर्ता का, लर्नर का शैक्षिक वातावरण के संबंध में अध्ययन होता है। इस बात को हम समझ चुके हैं कि जो लर्नर है उसका शैक्षिक वातावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट में अध्ययन होता है कि वो किस प्रकार से सीख रहा है, सीखने में क्या कठिनाई आ रही है, कैसे वो बिहेव कर रहा है, कैसे उसके अधिगम की प्रक्रिया है, कैसे उसके विकास की प्रक्रिया है, ये सब कुछ शैक्षिक मनोविज्ञान में होता है। प्राप्त निष्कर्ष से व्यवहार की भविष्यवाणी की जा सकती है। शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक वातावरण में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है। जब आप एक अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उसके बाद उससे संबंधित भविष्यवाणी भी की जा सकती है कि इसके सीखने का, समझने का, सोचने का या विश्लेषण करने का ये पैटर्न है, तो ये इससे संबंधित भविष्यवाणी की जाई है। अब आते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट साइकोलॉजी की परिभाषाएं, अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाएं कुछ विद्वानों ने दी है, मनोवैज्ञानिकों ने दी। इन परिभाषाओं के माध्यम से भी हम शैक्षिक मनोविज्ञान को समझ सकते हैं। कोलसनिक, उन्होंने कहा मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग, उसको अप्लाई करना, किसको? मनोविज्ञान के सिद्धांतों को और उसके परिणामों को, जो कुछ निकल कर आया है मनोविज्ञान में, उसको शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग करना, वो है शैक्षिक मनोविज्ञान। स्टीफन ने कहा है शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन, जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हो रहा है, शैक्षिक विकास हो रहा है, किसका होगा शैक्षिक विकास? अधिगमकर्ता का होगा। तो शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन आप करिए, सीक्वेंस के साथ, एक साइंटिफिक मेथड के साथ, कुछ नियमों के साथ आप जो है वह शैक्षिक विकास का, कि किस प्रकार से शैक्षिक विकास हो रहा है एक लर्नर का, उसका अध्ययन करिए। प्रोफेसर ट्रो की परिभाषा है कि शैक्षणिक परिस्थितियों में मनोवैज्ञानिक अध्ययन। तो कहने का भाव यह है प्रोफेसर ट्रो साहब का कि जो शैक्षणिक परिस्थितियां हैं, एजुकेशनल सिचुएशंस हैं, उनका मनोवैज्ञानिक अध्ययन, कि वो किस प्रकार से डेवलप हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। तो ये है शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा। अब यहां समझने वाली बात है कि हमने शैक्षिक मनोविज्ञान के अर्थ को समझा, शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति को समझा, शैक्षिक मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखी। परिभाषाएं बहुत सारी हैं, ठीक है। तो समझने के लिए हमने 3 परिभाषाएं ली हैं। परिभाषाएं आप कितनी भी देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, वो आपकी क्षमता है, लेकिन ये समझिए आप, हम किसी भी क्षेत्र में
किसी भी टॉपिक की परिभाषा को इसलिए पढ़ते हैं कि उस परिभाषा के माध्यम से हम उस अवधारणा को समझ सकें जिससे संबंधित वो परिभाषा है। परिभाषा को आप बोझिल के रूप में मत लीजिए, परिभाषा को आप एक बर्डन के रूप में मत लीजिए, बल्कि यह परिभाषा अवधारणा को समझने में हमारी सहायता करती है। इसलिए किसी मनोवैज्ञानिक ने, किसी विद्वान ने किसी टॉपिक पर क्या कहा है यह महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यह परिभाषा उस अवधारणा को समझने में सहायक होती है। और अवधारणा किसकी? एजुकेशनल साइकोलॉजी की, शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा। यहां हम उल्टा चल रहे हैं। परिभाषाएं क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि अवधारणा को समझना है। अवधारणा किसकी समझनी है? एजुकेशन साइकोलॉजी की। शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा को समझना है। अवधारणा को समझने के कुछ तरीके हैं, कुछ वेज हैं, मार्ग हैं समझने के। उसमें एक अर्थ है, एक प्रकृति है और एक परिभाषाएं हैं। कुछ परिभाषाओं को हमने टेस्ट सीरीज में शामिल किया है, क्योंकि परिभाषाएं मूल रूप से क्या है कि किसी अवधारणा को समझने में हमारी सहायता करती है। अब आते हैं अगला टॉपिक, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है। यहां स्कोप का वो नहीं है कि अमुक क्षेत्र में क्या स्कोप है, यहां इस स्कोप का अर्थ है क्षेत्र। बहुत महत्वपूर्ण विद्वान हुए हैं लिंडग्रेन के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान का नाभय केंद्रीय क्षेत्र है। नाभे, नाभि से लिया गया है, शायद इसका अर्थ केंद्रीय क्षेत्र 3 माना है। पहले तो है अधिगमकर्ता, दूसरा कौन सा है? अधिगम की परिस्थिति, और तीसरा क्या है? अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप। लिंडग्रेन के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत है, जो है एक तो अधिगम करता है, एक है अधिगम की प्रक्रिया और एक है अधिगम की परिस्थिति। ये 3 शैक्षिक मनोविज्ञान में आते हैं। अब इन तीनों को समझते हैं। अधिगमकर्ता के बारे में समझना, अधिगमकर्ता का शारीरिक विकास कैसे हुआ, अधिगमकर्ता का संवेगात्मक विकास कैसे हुआ, अधिगमकर्ता का सामाजिक विकास कैसे हुआ, अधिगमकर्ता का नैतिक विकास कैसे हुआ। अधिगमकर्ता जो है किशोर अधिगमकर्ता, क्योंकि स्कूल व्याख्याता में किशोर अधिगमकर्ता ही है, तो वो अधिगम किन माध्यमों से करता है। अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, निर्मितवादी सिद्धांत। जो किशोर अधिगम करता है वो समायोजन की अवधारणा को जाने, समायोजन किस प्रकार से होता है, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, संवेगात्मक बुद्धि क्या है, ये सब कुछ एक किशोर अधिगमकर्ता से संबंधित है। इसका मतलब है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र अधिगमकर्ता, शिक्षार्थी, या इसको और हम स्पेसिफाई करें किशोर अधिगमकर्ता से है। दूसरा है अधिगम की परिस्थिति, कि अधिगम किन परिस्थितियों में लिया जाएगा। अब अधिगम की परिस्थिति में शैक्षणिक वातावरण शामिल हो जाएगा, यहां कहीं ना कहीं शिक्षक की भूमिका भी शामिल रहेगी। अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप क्या है, कि जो लर्निंग प्रोसेस है उसका स्वरूप वो कैसा है, वो लोकतांत्रिक है, तानाशाही है, विद्यार्थी के अनुकूल है, विद्यार्थी के प्रतिकूल है। अर्थात अधिगम करने की प्रक्रिया बेहतर कैसे हो। और ये अधिगम की प्रक्रिया का जो स्वरूप है वो शिक्षार्थी अर्थात लर्नर के अनुसार होना चाहिए, जिससे अधिगम सर्वाधिक हो। और अधिगम हम क्यों करना चाहते हैं, सिखाना क्यों चाहते हैं, कि व्यवहार का परिमार्जन हो, व्यवहार का परिष्करण हो, बेहतरीन व्यवहार आपका हो। और हम बेहतरीन व्यवहार आपको क्यों सिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक मानव के रूप में हम बेहतर जीवन जी पाएं। अगला, अन्य क्षेत्र। शैक्षिक मनोविज्ञान के कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जैसे निर्देशन, गाइडेंस, क्या करना है क्या नहीं करना, जो कुछ करना है वो किस तरीके से करना है, और जो नहीं करना वो कैसे नहीं करना। जो कुछ किया जाना है उसको करने के लाभ क्या हैं, उसके इम्प्लीकेशंस, निहितार्थ क्या हैं, वो भी बताया जाए। और जो नहीं करना है उसको नहीं करने के भी कुछ लाभ हैं, ठीक है, और कैसे किसी काम को नहीं किया जाए। तो कहने का भाव ये है कि शैक्षिक मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है उसमें निर्देशन अर्थात गाइडेंस भी शामिल होता है। काउंसलिंग अलग है, गाइडेंस अलग है। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य। किशोर अधिगम करता बेहतर अधिगम कर पाए,
प्रभावशाली अधिगम कर पाए, उसमें स्थायी अधिगम हो, इसके लिए किशोर अधिगमकर्ता का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होना जरूरी है। इसका मतलब है हमें मानसिक स्वास्थ्य की अर्थ को समझना होगा, जो हम आगे समझेंगे। मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा को समझना होगा। जब हम अवधारणा को समझेंगे तो वही मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ, मानसिक स्वास्थ्य के प्रमुख तत्व, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में प्रमुख परिभाषाएं किन किन विद्वानों ने दी है, उनको हम समझेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य भी शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में आता है। लेकिन किसका मानसिक स्वास्थ्य? यहां प्रमुख रूप से बात हो रही है अधिगमकर्ता की। और एक और बात, अधिगमकर्ता के साथ ये तो है प्रमुख रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं हमें जो शिक्षक है उसके मानसिक स्वास्थ्य पर भी तो हल्का सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस अधिगमकर्ता को सिखाने का, पढ़ाने का, समझाने का, अधिगम करवाने का दायित्व शिक्षक का है। इसलिए प्रमुख रूप से तो अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य पर फोकस होता है। लेकिन एक शिक्षक जब कुछ सिखा रहा होता है तो उस प्रक्रिया में वो स्वयं भी सीख रहा होता है। जैसे इस टॉपिक को मैं आपको सिखा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, तो इससे पहले मैंने इसको पढ़ा है, समझा है, सीखा है, तभी तो आपको सिखाया है। तो जब मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा को हम पढ़ते हैं एक विद्यार्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक शिक्षक भी उसे समझता है। उसके बाद मापन और मूल्यांकन, ये भी शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में शामिल हैं। आपके पाठ्यक्रम में ये दोनों पॉइंट स्पष्ट रूप से शामिल नहीं हैं, लेकिन रीट में सेकेंड ग्रेड में बकायदा एक पॉइंट देकर इन पाठ्यक्रम के पॉइंट को, टॉपिक को शामिल किया गया है। तो बात ये हुई शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कि अधिगमकर्ता प्रमुख रूप से शामिल होता है। अधिगम की परिस्थितियां और अधिगम प्रक्रिया का स्वरूप, ये तीन प्रमुख रूप से हैं, किनके अनुसार? लिंडग्रेन के अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। उसके बाद हमने अगला देखा था कि शैक्षिक मनोविज्ञान में गाइडेंस अर्थात निर्देशन आता है, मानसिक स्वास्थ्य आता है, मापन आता है, मूल्यांकन आता है। ये सब कुछ शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में अंतर्निहित हैं, उसमें शामिल हैं। अगला टॉपिक जो आज के इस क्लास का अंतिम टॉपिक है, शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य, फंक्शन क्या है। हमने शैक्षिक मनोविज्ञान की अवधारणा को समझा, शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को समझा, तो शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य क्या है, इसको अब हम समझेंगे। सबसे पहले कार्य हम समझते हैं अधिगमकर्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात शैक्षिक मनोविज्ञान का कार्य एक अधिगमकर्ता के लिए क्या है। वातावरण का ज्ञान, कि अधिगमकर्ता को किस प्रकार से वातावरण में वो रह रहा है उसका ज्ञान करना। अधिगमकर्ता के वंशानुक्रम का ज्ञान, कि उसका डीएनए कैसा है। डीएनए के लिए ये नहीं है कि आप एक साइंटिफिक या साइंस की लेबोरेटरी में जाओगे, उसके व्यवहार से आप समझ पाएं। फिर योग्यताओं का ज्ञान, क्या क्वालिटीज, क्या कैपेबिलिटीज एक किशोर अधिगमकर्ता में है, उनका ज्ञान हो। किसको हो? शिक्षक को हो। और मानसिक क्रियाओं का ज्ञान, कि वो जो भी मेंटल एक्टिविटी करता है, किसी भी रिस्पॉन्स को वह देता है, तो उसका ज्ञान करना। और रुचियों का ज्ञान। अब यहां दो बातें हैं, अधिगमकर्ता स्वयं अपने बारे में ये समझ रहा है, और जब हम आगे शिक्षक के रूप में पढ़ेंगे तो शिक्षक का भी ये दायित्व है कि अधिगमकर्ता के इन कार्यों को भी समझे, अर्थात उसकी रुचि क्या है, इंटरेस्ट क्या है, उसका ज्ञान। फिर मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान और आत्म या स्वयं के मूल्यांकन का ज्ञान। मूल प्रवृत्तियां होती हैं इंस्टिंक्ट, जिसको बदलना बहुत मुश्किल है, तो उनका ज्ञान हो। किसको? अधिगमकर्ता को, शिक्षार्थी को। ये क्या है? शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य हैं। शैक्षिक मनोविज्ञान का पहला कार्य हम यहां देख रहे हैं कि अधिगमकर्ता के दृष्टिकोण से शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य, तो एक अधिगमकर्ता के दृष्टिकोण से शैक्षिक मनोविज्ञान के ये कार्य हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है शिक्षक के दृष्टिकोण से कार्य। अब शिक्षक समझदार है, अनुभवी है, और उसकी मैच्योरिटी का एक लेवल भी है, हम ये मानकर चल रहे हैं। तो स्वयं के लिए कार्य, कि एजुकेशनल मैनेजमेंट का कार्य एक शिक्षक के लिए क्या है, वही बात स्वयं को समझना, और वो सारी चीजें यहां पर भी लागू हो जाती हैं। अधिगमकर्ता हेतु कार्य, कि एक शिक्षक इन पॉइंट्स पर भी
सोचेगा, क्योंकि वो अधिगम करता, जिसको वो सिखाएगा उससे संबंधित कार्य हैं। फिर अन्य कार्य जिसमें कक्षा का बेहतर वातावरण हो, कौन से टीचिंग मेथड का उपयोग किया जाए, किस प्रकार से मूल्यांकन विधियों को उपयोग किया जाए, ये सब कुछ शिक्षक से संबंधित है। अब यहां स्पष्ट लिख दिया है हमने, शिक्षक अधिगमकर्ता के व्यवहार का ज्ञान रखे कि सीखने वाले जो विद्यार्थी हैं, अधिगम करता है, वो किस प्रकार का बिहेव व्यवहार रखते हैं। स्वयं का ज्ञान, खुद को जानना, खुद को समझना, क्योंकि एक बेहतर शिक्षक बनने के लिए, एक उपयोगी और गुणवत्ता शिक्षक बनने के लिए मुझे लगता है एक शिक्षक को स्वयं को भी जानना चाहिए कि वो किस विषय वस्तु का बेहतर प्रस्तुतिकरण कर सकता है, किस विषय पर उसकी रुचि अधिक है, किसको वह रचनात्मक तरीके से सरल प्रस्तुतिकरण कर सकता है, और एक कक्षा में अधिगमकर्ता को अर्थात एक विद्यार्थी को सिखाने के लिए वो क्या क्या नए नवाचार कर सकता है। इसके लिए शिक्षक को स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। अब शिक्षक का यह कार्य भी है कि अधिगमकर्ता की आवश्यकताओं का ज्ञान, सामने आप बैठे हैं, अब मुझे हल्की सी ये समझ है कि शैक्षिक मनोविज्ञान को या मनोविज्ञान को सरल बनाए जाने की जरूरत है, क्योंकि मनोविज्ञान तो जीवन के हर आयाम में शामिल है, तो उसको सरल कैसे बनाया जा सकता है, यह समझने से पहले मुझे यह ध्यान में आया कि जो कौन अधिगम करता है अर्थात आप हैं, आपको मनोविज्ञान कठिन लगता है। तो मुझे यह महसूस हुआ कि आपको मनोविज्ञान कठिन लगता है, इसका मतलब है अधिगमकर्ता के रूप में आपकी यह आवश्यकता है कि मनोविज्ञान को सरल बनाया जाए। तो ये एक आवश्यकता का ज्ञान हुआ। फिर आवश्यकता का ज्ञान होने के बाद उस आवश्यकता की हम पूर्ति कर रहे हैं, तो पूर्ति के लिए कुछ तरीके आपके सामने हैं, जिसमें से ये वीडियो है। उसके बाद है अधिगमकर्ता के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का ज्ञान, कि अधिगमकर्ता का सर्वांगीण विकास हो, सभी पक्षों का विकास हो। कहने के लिए ये शब्द बड़ा प्रचलित शब्द है, सर्वांगीण विकास हो, उसका मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट हो, लेकिन इस पर बहुत कुछ किए जाने की अब भी जरूरत है। भविष्य में कभी बात होगी तो इस पर विस्तार से बात करेंगे। अब सर्वांगीण विकास में चरित्र का निर्माण हो, अनुशासन विद्यार्थी सीखे, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना कि हर व्यक्ति अलग अलग है, हर अधिगमकर्ता अलग अलग है। अब इसमें देखिए अनुशासन पर, आज वीडियो अपलोड हुआ 5 बजे अपलोड हुआ, लेकिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो सुबह के 7:20 हैं। मुझे कहीं निकलना है ट्रेन से, ट्रेन है 7:38 पर सुजानगढ़ से। अभी मैं वीडियो बनाऊंगा, 5 मिनट में समाप्त करूंगा, ऑटो पकड़ूंगा, ट्रेन पकड़ूंगा। यह है अनुशासन कि 4 तारीख को क्लास आनी है तो वो आनी है। ये नहीं है कि ठीक है कह दिया कि सब कल आ जाएगी, अब शनिवार को क्लास नहीं आएगी, ये मैं आज कह रहा हूं क्योंकि 2-3 दिन में बाहर हूं। तो कहने का भाव है एक अनुशासन सिखाया जाए। और ध्यान रखिए, आप आज विद्यार्थी हैं, कल आप शिक्षक बनेंगे। आप जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, आप जिस प्रकार का अनुशासन दिखाते हैं, विद्यार्थी भी आपका अनुसरण करके सीखते हैं, क्योंकि एक मानव सबसे अधिक देखकर सीखता है। इसलिए अनुशासन विद्यार्थियों को सिखाना है, उससे पहले एक शिक्षक को अनुशासित बनना होगा। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हर विद्यार्थी अलग है। आप अभी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो उन कमेंट में भी डिफरेंसेज हैं। हो सकता है इक्के दुक्के कमेंट ऐसे भी हों जो हमारे इस क्लास को नेगेटिव वे से देख रहे हों, ये उनकी व्यक्तिगत विभिन्नता है। और एक शिक्षक का दायित्व ये है कि हम जो नकारात्मक सोच रहा है उसको सकारात्मक किस प्रकार से लाएं। उसके बाद कुछ विद्यार्थी कमेंट करेंगे, सर बहुत बढ़िया क्लास हुई, वेरी नाइस क्लास, थैंक्स सर। कुछ विद्यार्थी एग्जैक्ट टॉपिक को, पॉइंट को लेंगे कि सर आपने इस कक्षा में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया जो पहले कभी समझ में ही नहीं आया। तो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सीखने के दृष्टिकोण से भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। और आप YouTube पर शिक्षकों को देख रहे हैं, शिक्षक भी अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। मुझे लगता है कोई भी 2 शिक्षक समान तरीके से नहीं पढ़ा सकते। हाँ, यदि आप किसी की कॉपी कर रहे हो, किसी की नकल कर रहे हो तो वो बात अलग है, बाकी हर कोई अपने आप में यूनिक है, अद्भुत है, अतुलनीय है। इसको समझना और उसके बाद अधिगमकर्ता को समझाना, सिखाना। अभिभावक हेतु भी कुछ कार्य हैं। स्वयं को समझाना, पेरेंट खुद को नहीं समझते और वो अपने बच्चों को, अपने जो
हैं, संतान है, उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्वयं को नहीं समझ पा रहे। तो प्लीज हमें किसी और को समझाने से पहले खुद को समझने के लिए अभ्यास, प्रयास और कोशिश करनी चाहिए। बालकों को समझाना, और क्यों समझाना है बालकों को? क्योंकि उनके व्यवहार में वांछित सुधार करने हैं, बालकों के विकास में सहायता देना, ये सब कुछ अभिभावक के कार्य हैं जो शैक्षिक मनोविज्ञान में पूरे किए जा सकते हैं। शिक्षा व्यवस्था हेतु भी कुछ कार्य हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों की जानकारी, पाठ्यक्रम के निर्माण में और मूल्यांकन में सहयोग करना, ये शैक्षिक मनोविज्ञान के एक शिक्षा व्यवस्था के लिए कार्य हैं, ये अभिभावक के लिए कार्य हैं शैक्षिक मनोविज्ञान के, ये शिक्षक के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य हैं, ये अधिगमकर्ता के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान के कार्य हैं। इसका मतलब समझने वाली बात यह है कि आप जब शैक्षिक मनोविज्ञान को पढ़ रहे हैं, अब आते हैं हम पुनः पाठ्यक्रम पे। दुनिया गोल है ना तो गोल है तो हम पुनः पहुंच जाते हैं यहां पर। अब देखिए पाठ्यक्रम को, इसको आपने पहले भी कभी पढ़ा होगा और इस प्रकार से भी समझने की कोशिश की क्या कभी? तो अभी करते हैं। यह है पूरा शैक्षिक मनोविज्ञान, हेडिंग दी हुई है यहां, और यह शैक्षिक मनोविज्ञान को समझने के कुछ तरीके हैं, और इनमें से कुछ टॉपिक का हमने आज की क्लास में उल्लेख किया है। शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगमकर्ता, किशोर अधिगमकर्ता का सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास सब आएगा। शैक्षिक मनोविज्ञान में अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, नियमितवादी सिद्धांत क्या है और एक किशोर अधिगमकर्ताओं के लिए निहितार्थ क्या है, ये आएगा। मानसिक स्वास्थ्य क्या है, समायोजन क्या है, समायोजन की युक्तियां क्या हैं, संवेगात्मक बुद्धिमत्ता क्या है, इसके निहितार्थ क्या है किशोर अधिगमकर्ता के, ये सब कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी है। यहां साफ लिखा है, पाठ्यक्रम में हेडिंग डाल रखी है, इसका मतलब है ये सब कुछ एजुकेशनल साइकोलॉजी है। तो बेसिकली हम शैक्षिक मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, हालांकि बोलचाल की भाषा में मैं मनोविज्ञान शब्द का उपयोग कर रहा हूं, तो आप उसे शैक्षिक मनोविज्ञान ही समझें। अगली क्लास मंगलवार 9 अप्रैल को 5 बजे अपलोड होगी, शनिवार को क्लास नहीं होगी। क्लास आपको कैसी लगी? आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।